जिन्होंने इस अनुपूरक बजट पर अपने विचारों से सदन को अवगत कराया और माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान भी प्रश्नकाल में या अन्य नियमों के अंतर्गत भी अपनी बातों को जो रखा है वो कहीं न कहीं आम जनमानस से जुड़ी हुई वे बातें हैं जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत मायने रखती हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे सदन में शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने भी विचार रखा है। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा माननीय नेता विरोधी दल अत्यंत उम्रदराज हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी उदारता हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब वो कोई बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य बुरा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं सरकार उनको गंभीरता से लेती है, उनको उसी भाव के साथ उन पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने आज यहां पर दिए हैं उन सबको सरकार भी और जो भी अन्य मान्य दलीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा है उन सब पर भी हम लोग गंभीरता से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर होता है कि स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष में है तो उनको सरकार की हर अच्छे कार्य की भी आलोचना करनी ही है, क्योंकि अन्यथा विरोध में रहने का भी औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं और वह ये कि मैं विरोधी दल को इसके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। आपने उदारता से हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को और एक बुजुर्ग को जो अपनी सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रति एक सामान्य सम्मान का भाव हम लोगों के मन में होता है, तो हम लोगों को विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो वैसे ही सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। आपने जो बात कही है सरकार के बजट के आकार पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में चूंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं तो बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, आज से पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे भी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता।
हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि ये काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है। जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके हैं और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे।
आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश की हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहां खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है, और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा, उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का ये वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पूरे यूपी की सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है। 17 के पहले गड्ढा युक्त सड़कें थी, मेट्रो के नाम पर मजाक बनाया हुआ था, रेलवे के नेटवर्किंग के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं था। आपकी मजबूरी होती है तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अन्यथा जब कांग्रेस में यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी
और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी कैसे संबंध थे आप लोगों के? यानी मजबूरी के नाम आपके संबंध थे, अन्यथा आप लोग किस प्रकार की अराजकता फैलाते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी, देश के अंदर जितने एक्सप्रेस होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे यूपी के अंदर संचालित हो चुका है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित है। इसे प्रयागराज तक और फिर बलिया से अयोध्या तक इसको एक्सटेंड करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। सरकार करना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन जब सरकार नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता समाजवादी पार्टी को। 17 के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी अहंकार तब आता है जब कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, लेकिन सम्मान तब पाते हैं जब दुनिया कहती है कि आपने अच्छा कर लिया। और आज दुनिया कह रही है कि यूपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, हर एक मामले में अच्छा कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी, क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़, इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है? आज मैं कह सकता हूं
भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है। 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता, क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए, यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं करना, इनकी ट्रेनिंग भी करना है। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है, एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। और इसीलिए आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम में भी एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सेक्टर, ये केवल हमने नहीं तैयार किया, पहले से सैकड़ों वर्षों से है, अलग अलग जनपद से। अब आप ही के यहां काला नमक चावल होता है, ये हमने थोड़ा पैदा किया, भगवान बुद्ध के समय से। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, हमने उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग की, अब उसको एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। अरे सब हो रहा है, सारे लोग खाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और साई जी भी बोलेंगे, अब होता है कि नहीं होता है?
आप खिलाइए, उनको चावल क्यों नहीं खिलाते हैं? देखो शाही जी और खन्ना जी, अरे नौगढ़ आएंगे, आए रहे हैं। देखो शाही जी की एक खूबी है, वो प्रदेश के अंदर किसी जनपद में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं क्या खाने की अच्छी चीज क्या है, और देश के अंदर भी जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि भाई खाने की अच्छी चीज क्या है। और मैं एक बार वाराणसी गया, संजोग से भी मेरे साथ थे, तो बीएचयू के सामने से चल रहे थे मेरे सामने, तो वहां के ढाबे बंद होने लगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि साईं जी जब यहां पढ़ते थे तो हम लोग पहले ढाबा बंद कर देते थे। तो ये स्वयं उसके प्रति सजग हैं और उन्होंने काला नमक चावल को आपके यहां की एक स्पेशल ब्रांड बनाई है। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार शाही जी स्वयं काला नमक चावल की खीर पांडे जी को भी खिला दें। तो आप अपने यहां बुलाइए ना एक बार। लेकिन आपकी सरकारें जब थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। और ऐसे ही खन्ना जी हैं। अब ये खन्ना जी कहते थे, परसों हमारी एक बैठक चल रही थी, उसमें कह रहे थे कि मुझे रात्रि को बहुत गर्मी लग रही थी, तो टेम्परेचर बाहर जो है 3-4 डिग्री था। मैंने कहा भी आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन पहले बैठक तो कर लीजिए आप। अब ये हाल है, लेकिन हर जनपद के एक एक प्रोडक्ट को, आज की नहीं पुराने समय की थी, बंद पड़ रही थी। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास डिजाइन नहीं थी, मार्केट की डिमांड क्या है उनको जानकारी नहीं थी, उनको पैकेजिंग की जानकारी नहीं थी। सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया। आज एमएसएमई का देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, लगभग 1.25 करोड़ लोग, अकेले 2 करोड़ परिवार केवल एमएसएमई यूनिट के माध्यम से अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यूपी करता है अपने एमएसएमई यूनिट से दुनिया के बाजारों में यहां का सामान भेज करके। ये काम 17 के पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, अब नहीं थी ना। नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। लेकिन यह एमएसएमई सेक्टर में और इन्वेस्टर समिट कैसे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आप औद्योगिक विकास के मंत्री थे और उस समय जब पहली बार इन्वेस्टर समिट की बात आई थी तो हम लोग जब मुंबई रोड शो में गए थे, कैसा वातावरण बना के रखा था यूपी के अंदर आप लोगों ने। जिस भी उद्यमी से मिलते थे वो कहता था साहब आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन हम यूपी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा हमने कसम खा रखी है, नहीं जाएंगे। ये वातावरण यूपी का था। किसके कारण? समाजवादी पार्टी के कारण, समाजवादी पार्टी की नीतियों के कारण, समाजवादी पार्टी की अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण। और आज यूपी के अंदर हम लोगों ने जब इन्वेस्टर समिट किए हैं, एक नहीं, अब हमारे पास 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।
15 लाख से अधिक करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसमें सीधे सीधे नौकरी मिली है और 5 लाख का हमारे पास ग्राउंड ब्रेकिंग कराने के लिए तैयारी है और 5 लाख पाइपलाइन में है। ये है कार्य, ये है नए भारत का नया यूपी, ये है एम्प्लॉयमेंट। अब यूपी का नौजवान रोजगार के लिए उसे देश और दुनिया के अंदर भटकने की आवश्यकता नहीं, यूपी ही उन्हें रोजगार देगा। आप जाइए ना, ब्रह्मोस मिसाइल भी अब यूपी में लखनऊ में बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसके नाम से आज दुश्मन भी कांप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की मार ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ के रख दी थी। लखनऊ में बन रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक प्रोडक्ट है और वहां पे जितने भी नौजवान लिए गए हैं ये सब यूपी के नौजवान हैं। कोई आईटीआई पास है, कोई पॉलिटेक्निक है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, वे सब यहां पे आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मोस और उससे एंकर यूनिट जितनी भी लगी हैं सब में उन्हें प्लेसमेंट का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और वेलफेयर की स्कीम, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिलता था उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया। देर आई दुरुस्त है और हमने कभी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मकान देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? राशन देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? क्यों आप लोग रोकते हैं क्या? और ये माननीय सदस्य रोक भी नहीं सकते क्योंकि सूची इन्होंने नहीं बनाई है। 2011-12 में जो सेक्स सूची बनी है उसके साथ साथ हम लोगों ने उन गरीबों को भी जिसको आपने भेदभाव का शिकार बनाया था उनका नाम भी जोड़ करके और फिर ये वेलफेयर स्कीम का लाभ हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल का एक भी विधायक चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देता है। रसोई गैस का कनेक्शन हो, राशन हो, आयुष्मान का कार्ड हो। आयुष्मान के कार्ड में एक शिकायत मुझे जरूर मिलती है इधर से कि साहब 6 सदस्यों वालों को तो आयुष्मान मिल गया, उससे नीचे वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप भी 6 वाले बनिए। और सब ज्यादा खन्ना जी बोलते हैं। अब आपसे सीखें ना। लेकिन कभी नहीं भेदभाव